दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर जिले की और इसी जिले में एक कस्बा आता है घाटमपुर। इसी कस्बे में एक थाना लगता है साड़ और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है लक्ष्मण खेड़ा। और इसी छोटे से गांव लक्ष्मण खेड़ा में धीरेन्द्र पासवान अपने छोटे से परिवार, माँ, पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ रहता था। धीरेन्द्र की उम्र 32 साल थी। धीरेन्द्र मेहनती था और गांव में ट्रैक्टर किराए पर देने का काम करता था। खेती बाड़ी हो या किसी को जमीन समतल करानी हो तो धीरेन्द्र के ट्रैक्टर के बिना कोई काम नहीं होता था। वो खुद भी ट्रैक्टर चलाता था और जब जरूरत होती तो मजदूर को भी भेज दिया करता था। गांव में उसकी इज्जत थी और उसके काम को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। धीरेन्द्र का परिवार बहुत छोटा था। एक बूढ़ी मां जिनकी उम्र करीब 70 साल थी और जो अक्सर बीमार रहा करती थी। पत्नी का नाम रीना पासवान था, जिसकी उम्र 30 साल थी। वो देखने में जितनी सुंदर थी उससे कहीं अधिक जिम्मेदार भी थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, बातों में विनम्रता और व्यवहार ऐसा था कि उसे देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लग सकता था कि उसके मन में कभी कोई खौफनाक और दिल दहला देने वाला ख्याल भी आ सकता है। गांव की औरतें अक्सर रीना को एक आदर्श बहू और अच्छी पत्नी का उदाहरण मानती थी। धीरेन्द्र के घर की हालत भी ठीक ठाक थी। एक पक्का घर था जिसमें एक आंगन था, 2 कमरे थे और बाहर एक बरामदा था। कुल मिलाकर ये छोटा सा परिवार बिल्कुल खुशहाल था। पर किसे पता था कि इसी घर के दीवारों के पीछे एक दिन हैरान कर देने वाली घटना हो जाएगी। मई 2010-2025 की रात धीरेन्द्र पासवान रोज की तरह काम से थक हार कर घर लौटे थे। रात का खाना खाकर उन्होंने अपनी चारपाई बरामदे में बिछाई और वहीं सो गए। उनकी पत्नी रीना पासवान अपने 4 साल की बेटी के साथ घर के अंदर वाले कमरे में सो रही थी और घर की बुजुर्ग मां भी अंदर ही थी। बीमारी और उम्र की वजह से ठीक से सुन भी नहीं पाती थी। उस रात सब कुछ शांत रहा, लेकिन 11 मई 2025 की सुबह जैसे ही रीना नींद से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आई और उसकी नजर बरामदे में सोए अपने पति पर पड़ी तो धीरेन्द्र पासवान चारपाई पर लेटे हुए थे। लेकिन उनकी हालत देखकर रीना की चीख निकल गई, क्योंकि उनके सिर से खून बहा हुआ था। चारपाई और नीचे की जमीन तक लाल हो चुकी थी। पहली नजर से ही देखने में लग रहा था कि धीरेन्द्र पासवान की सांसें थम चुकी है। रीना दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भागकर वहां पहुंचे। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया और कैसे हुआ। उसी भीड़ से किसी ने तुरंत साड़ थाना पुलिस को सूचना दे दी और जब गांव के और लोग जमा हुए तो रीना ने रोते हुए बताया कि उसके पति का कुछ दिन पहले गांव के ही 2 लोगों से झगड़ा हुआ था। एक का नाम कार्तिक यादव था और दूसरे का रविंद्र यादव। रीना ने बताया कि यह झगड़ा 10,000 रुपए को लेकर हुआ था और वो मामला थाने में भी गया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ समझौता करवाकर सबको वापस भेज दिया था। रीना ने रोते बिलखते हुए कहा, अगर उस दिन एफआईआर दर्ज हो जाती और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो शायद मेरे पति आज जिंदा होते। पुलिस ने समझौता कराकर सबको छोड़ दिया और अब देखो मेरा सुहाग ही उजड़ गया। गांव वालों को वो पुराना विवाद याद था और धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि शायद इस हत्या के पीछे वही पुराना झगड़ा ही है। अब धीरेन्द्र पासवान की मौत की खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। हर कोई हैरान था और गुस्से से भर उठा था, क्योंकि मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था। यह हत्या एक दलित युवक की थी जो समाज में बराबरी की बात करता था और मेहनत से जीता था। धीरेन्द्र पासवान दलित समाज से आते थे और यही बात इस केस को और भी संवेदनशील बना रहा था। जैसे ही ये खबर बाहर फैली, भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता गांव में पहुंच गए। उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। नारे और गुस्सा सब कुछ एक साथ फूट पड़ा।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी। जब तक दोनों आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक हम धीरेंद्र की डेड बॉडी को नहीं लेंगे। पुलिस के सामने हालात मुश्किल हो गए थे। एक तरफ हत्या की जांच थी तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव, क्योंकि धीरेंद्र की पत्नी रीना बार बार बस दो ही नाम ले रही थी, कार्तिक यादव और रविंद्र यादव का। वो दोनों पास में ही रहते थे और कुछ दिन पहले धीरेंद्र से उनका पैसों को लेकर झगड़ा भी हुआ था और मामला थाने तक गया था। लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच सिर्फ समझौता कराकर वापस भेज दिया था। अब जब हत्या हो चुकी थी और भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था, पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया। प्रेशर में आकर उन्होंने कार्तिक यादव और रविंद्र यादव को अरेस्ट कर लिया, एफआईआर दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल भेज दिया गया। और एक तरह से उस वक्त धीरेंद्र पासवान मर्डर केस को सॉल्व मान लिया गया। लेकिन पुलिस को चैन नहीं था। जांच टीम के कुछ अफसरों को अंदर से कुछ खटक रहा था, क्योंकि जब पुलिस ने स्निफर डॉग यानी खून की गंध पहचानने वाले कुत्ते को बुलाया था तो कुत्ता पहले डेड बॉडी के पास गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। दरअसल वो कुत्ता सीधा घर के अंदर की तरफ गया था और आंगन के एक कोने में बैठ गया था। यही बात पुलिस वालों को अब भी खटक रही थी, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता। अगर कोई कातिल बाहर से आया होता तो कुत्ता बाहर ही चक्कर लगाता, लेकिन वो सीधे घर के अंदर गया और एक जगह जाकर बैठ गया था। इसीलिए पुलिस को शक हुआ कि ये मर्डर करने वाला कोई बाहर का है, बल्कि घर का ही कोई है। खैर, पुलिस अपनी जांच में लगी रही, लेकिन अब गांव के लोग भी चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्हें कुछ बातें अजीब लग रही थी, क्योंकि जो दो युवक कार्तिक और रविंद्र पुलिस की गिरफ्त में थे, उनके बारे में गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा था। जब पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे थे और फिर सब लोग दोबारा धीरेंद्र पासवान के घर पर इकट्ठा हुए तो एक शख्स ने पुलिस से कहा, साहब जरा वॉशरूम तो देखिए, वहां दो कपड़े पड़े हैं जिन पर खून के धब्बे लगे हैं। पुलिस ने तुरंत वो कपड़े अपने कब्जे में कर लिए और साथ ही एक बात और नोटिस की। घर के अंदर ठीक उसी जगह जहां स्निफर डॉग जाकर बैठा था, वहां जमीन पर हल्के खून के निशान भी थे। अब तक जो शक सिर्फ दिमाग में था, वो शक अब शक नहीं रहा। पुलिस ने तुरंत जांच का रूप बदल दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम आई और सबसे पहले पूरे घर को, हर जगह को चिन्हित कर लिया गया कि कहां कहां से सबूत इकट्ठा करने हैं। हर उस जगह से जहां खून का एक भी कण नजर आया, वहां से सैंपल ले गए। वॉशरूम, आंगन, बरामदा, हर कोने को बारीकी से खंगाला गया। जब इन खून के नमूनों की जांच हुई तो ये साफ हो गया कि ये खून धीरेंद्र पासवान का ही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था। अगर हत्या घर के अंदर हुई तो लाश बाहर बरामदे में कैसे पहुंची? पुलिस के मुताबिक अगर किसी के सिर पर भारी चीज से वार किया जाता है तो खून का फव्वारा निकलता है, वहां छींटे चारों ओर फैलती है। लेकिन जहां धीरेंद्र की लाश मिली थी वहां वैसा कुछ भी नहीं था। ना वहां खून फैला हुआ था और न ही दीवार या छत पर छींटे थे। तो क्या हत्या कही और हुई और लाश को वहां लाया गया था? इन्हीं सवालों के बीच गांव का माहौल अब और भी खराब हो गया था। दलित युवक की हत्या, राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ता दबाव, सब कुछ एक उलझी हुई पहेली की तरह सामने आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, वो थी धीरेंद्र की पत्नी रीना, जो अब भी सबके सामने दुख की मूरत बनी घूम रही थी। हर कोई धीरेंद्र पासवान के कातिल को बाहर की तरफ देख और तलाश रहा था। लेकिन एक अफसर ने पहली बार घर के अंदर झांक कर देखा तो उसने एक बात नोटिस किया कि जो रीना पहले 2 दिन तक लगातार दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अब वो अचानक से बिल्कुल शांत हो चुकी थी। न चेहरे पर आंसू थे और ना ही कोई बेचैनी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी सहजता और सुकून था। बस यहीं से शक की सुई घूम गई। पुलिस ने सबसे पहले रीना का सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल्स निकलवाई और जैसे ही सीडीआर की रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। हत्या वाली रात जब धीरेंद्र की जान ली गई थी, ठीक उससे पहले रीना ने अपने भतीजे सत्यम से कई बार फोन पर बात की थी। अब पुलिस ने और भी गहनता से जांच शुरू की। अब सवाल यह था कि जिस वक्त धीरेंद्र की हत्या हुई
उस वक्त रीना कह रही थी कि वो घर के अंदर अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तो फिर फोन पर वो किससे बात कर रही थी। पुलिस ने सत्यम का भी लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि उस रात उसकी भी मोबाइल का लोकेशन धीरेंद्र के घर के आसपास ही थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैं तो वॉक करने गया था। अब पुलिस को लगने लगा था कि कहानी में कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है। फिर एक दिन पुलिस ने रीना और सत्यम दोनों को थाने लाकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया। सवाल सीधा था, रात के 11:30 बजे जब तुम्हारा पति घर के बरामदे में सो रहा था, तुम कमरे के अंदर थी और फोन पर बात कर रही थी और उधर तुम्हारे पति की हत्या हो रही थी, तो तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जबकि केवल 4 फुट की दूरी थी, एक दरवाजा ही तो बीच में था। क्या तुम सचमुच कुछ नहीं जानते हो? पुलिस ने कई सबूत एक एक कर सामने रखे। रीना और सत्यम से पुलिस ने सख्ती बरता और दबाव भी बनाया गया और कहा गया, अब भी सच सच बता दो तो शायद तुम बच जाओ, वरना ये सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ है। इतना सुनते ही सत्यम टूट गया, उसकी आंखें नीचे झुक गई, सांस तेज हो गई और फिर उसने वो सच उगलना शुरू किया जिसने पुलिस को भी अंदर से हिलाकर रख दिया था। पुलिस के सामने उसने जो सच बताया उसने सभी को हैरान कर दिया। सत्यम ने स्वीकार किया कि उसका अपनी चाची यानी रीना के साथ शारीरिक और भावनात्मक रिश्ता था जो काफी समय से चल रहा था। धीरेंद्र पासवान ने एक बार इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख भी लिया था, जिसके बाद सत्यम का घर में आना जाना बंद हो गया था और धीरेंद्र ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात कह रहा था और रीना पर भी नजर रखी जाने लगी थी। धीरे धीरे दोनों को लगने लगा था कि धीरेंद्र अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट बनता जा रहा है और अगर उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है तो इस रुकावट को हटाना ही पड़ेगा। यही सोचकर रीना ने धीरेंद्र की हत्या की योजना बनाना शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन धीरेंद्र की गांव के ही 2 युवकों कार्तिक यादव और रविंद्र यादव से किसी ट्रैक्टर के काम को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो बात पुलिस तक भी पहुंची थी, लेकिन मामला समझौते से निपटा दिया गया था। रीना ने इसी झगड़े को हथियार बना लिया। उसे लगा कि अब अगर कोई घटना घटती है तो सीधा शक इन्हीं 2 लोगों पर जाएगा और वो खुद निर्दोष साबित हो जाएगी। 10 मई 2025 की रात जब धीरेंद्र घर लौटा तो रीना ने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी थी। धीरेंद्र ने खाना खाया और बरामदे में अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। रीना भी उसके बगल में आकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। कुछ ही देर में धीरेंद्र गहरी नींद में सो गया। जैसे ही पूरा घर शांत हो गया तो रीना ने सत्यम को फोन करके बुला लिया। सत्यम पिछले रास्ते से घर में दाखिल हुआ और उसने हाथ में एक भारी लकड़ी का गुटखा ले रखा था। सत्यम चुपचाप जाकर बरामदे में सोए धीरेंद्र के सिर पर पूरी ताकत से वार करने लगा और तब तक वार करता रहा था जब धीरेंद्र शांत नहीं हो गया। उसके बाद सत्यम वो लकड़ी का गुटखा घर के भीतर रख दिया। रीना ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। दोनों ने लकड़ी पर लगे खून को साफ किया और अपने खून से सने कपड़े चेंज किए, खुद को साफ सुथरा किया और फिर घर के अंदर जाकर सोने लगी और सत्यम अपने घर भाग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब रीना की आंख खुली तो सबसे पहले वो बाहर आई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसी ने सबसे पहले गांव वालों को आवाज लगाई और सबको बताया कि उसके पति की हत्या हो गई है। फिर उसने 2 निर्दोष लोगों के नाम लेकर उन्हें फंसा भी दिया और पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक कॉल डिटेल, लोकेशन और एक अफसर की पैनी निगाहें, यही वो सारी चीजें मिलकर उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो बाहर से मासूम दिखने वाली इस औरत ने बेहद शातिर तरीके से रची थी। सत्यम के जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस ने रीना को भी हिरासत में ले लिया और उसी के बयान के आधार पर हत्या की पूरी साजिश को रिकॉर्ड में दर्ज किया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्तिक यादव और रविंद्र यादव को रिहा कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं थे। रीना और सत्यम को हत्या की साजिश और निर्दोषों को झूठे आरोप में फंसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को कोर्ट में पेश किया
जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरी कहानी में सबसे कड़वा सच ये था कि ये औरत देह सुख ने इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो उस लड़के की चाची है। और चाची शब्द सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, बल्कि वो एक माँ जैसी होती है, जिसका फर्ज होता है कि जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाए तो उसे समझाए, उसका हाथ पकड़े और सही दिशा दिखाए। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। यहां वो औरत उसी के साथ रंगरलियां मना रही थी और अनैतिक संबंध बना रही थी, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता था। उसे ना अपनी 4 साल की बेटी दिखाई दी, ना पति की प्यार याद रहा, और आखिर में उसी पति को मरवा डाला जिसने उसके लिए घर बसाया था। कई बार अपराध सिर्फ कानून नहीं, बल्कि रिश्तों की आत्मा को भी तोड़ देता है। इस कहानी में सिर्फ एक हत्या नहीं हुई, बल्कि विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के भरोसे की भी हत्या की गई है। अगर इंसान की इच्छाएं बेकाबू हो जाएं, तो वो हवस में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपना रिश्ता भी नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।